राष्ट्रीय स्तर पर जब घोटाला हुआ वोटों को लेकर, वोट की चोरी का नाम लगा और एक हम कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा ये एजेंडा बन गया वोट चोरी के नाम पर। अब कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर भी जनता के मन में ऐसे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि चुनावों को गए भी कम बहुत लंबा समय हो गया है और चुनाव आएंगे भी बड़े लंबे समय बाद, क्योंकि हम एकदम मिड वाले पीरियड में हैं। लेकिन जनता है उपचुनाव को लेकर बात कर देती है, चुनाव को लेकर बात कर देती है, लोकसभा विधानसभा तमाम जितने भी चुनाव होते हैं, और जब जनता के मनचाहे प्रत्याशी नहीं जीतते हैं तो जनता ये सवाल करती ही है कि शायद कहीं ना कहीं वोटिंग के वक्त जो है घोटाला हुआ है। आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सोनिया, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने जो एक मुद्दा उठाया हुआ है वोट चोरी को लेकर, और वो सरकार को जिस तरीके से लगातार टारगेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि आप या तो एक जस्टिफिकेशन दीजिए या फिर आप अपोलोजाइज कीजिए, और अब इस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन हम बात करें राज्य स्तर पर, तो विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए थे, उसके बाद उपचुनाव भी हुए, जब लोकसभा मतलब कई सांसद बन गए, कई विधायक जो थे, उसके बाद उपचुनाव हो गए, और अभी भी कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर उपचुनाव की संभावना है। तो जनता के मन में ये प्रश्न उठ रहा है क्योंकि जो उनके चाहने वाले प्रत्याशी थे वो नहीं जीते, शायद इसलिए। आपको क्या लगता है? आधी बातें कहने वाले हैं और आधी बातें सच है जी। अब आज जब जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वोट चोरी की, तो आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ स्टार्टिंग में कि अंकिता आज आपको विधानसभा वाली बातें बताएगी जो अब नई नई शुरू हुई। और अंकिता आपको बता दूं कैसे, जब मैं वोट चोरी वाली रैली में गई कांग्रेस की में, तो जैसे मैं सवाल करी थी बड़े बड़े नेताओं से कि सर आप लोकसभा पर ही क्यों बोल रहे हैं, आप जरा विधानसभा पर भी तो बोलिए। और उसी से पूछ लिया जो खड़ा हुआ था उम्मीदवार, उन्हीं की बात कर रही हूँ कांग्रेस से। तो मुझे कहते कि मैडम नहीं, अभी मैं अपनी बात नहीं करूंगा। हालांकि वो हार गए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी उस बारे में बात नहीं करूंगा, अभी अपन सिर्फ लोकसभा की बात करें। क्यों भैया, सिर्फ लोकसभा की बात आप क्यों कर रहे हैं? जी। अगर वोट चोरी हो रही है तो हर जगह हो रही है ना, जी। तो आप सब पर बात क्यों नहीं करेंगे? और इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि विधानसभा में तो फिर जो सीएम होता है उसकी चलती है ना। जी। और सीएम को सब पता होता है, चाहे नेशनल लेवल पर सब कुछ होता हो, चुनाव आयोग नेशनल लेवल पर होता है, पर सीएम से बिना पूछे और सीएम के पीछे से छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का एजेंडा है कि हम लोकसभा पर चर्चा कर लेंगे, नेशनल लेवल पर वोट चोरी की बात कर लेंगे, पर विधानसभा के लेवल पर नहीं करेंगे। पर अंकिता की बात भी ठीक है, उसका कहना ये ठीक है कि कैसे हमने देखा कि विधानसभा में भी कहीं ना कहीं हुई। और आज आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको पता होती हैं पर सामने नहीं आती। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिकट, जी। आदमी टिकट लेता है, टिकट इनको दे दिया, टिकट उनको दे दिया, कैसे टिकट मिलते हैं आप जानते हैं, मैं उसे क्लियर नहीं करूंगी, है ना, ये तुम भी जानती हो। बिल्कुल। तो पर बात सामने नहीं आती कि भैया आपने इतना देकर इतना टिकट लिया है ना। वैसे ही वोट चोरी वाली चीज है, सालों से ऐसा होता हुआ आया है कि लोग जा जाकर, मुझे आज भी याद है, मैं अपना ही बता देती हूँ आप लोगों को। जब छोटी छोटी सी थी तब घर वाले जाते थे, बड़ी बहनें और कजन सिस्टर्स और पापा को लेकर जाते थे, तो मैं देखती थी कई लोगों को, तो कई लोग हमको बोलते थे घर वालों को कि आप 2 बार वोट देकर आइए। ऐसा होता था, जी। ये पहले भी होता था, आज भी होता है और शायद सालों से होता हुआ है। तो कोई बहुत नई चीज सामने नहीं आई है, पर नई चीज ये है अंकिता कि कोई सामने लेकर आया प्रूफ समेत कि भैया देखो ये तो मर चुका है, वोट देकर गया है। जी। तो वो चीज बड़ी थी। अब मैं अपना लोकसभा वाला आपको बता देती हूँ, विधानसभा वाला आज अंकिता आपको क्लियर करेगी कि कैसे लोग विधानसभा के लिए भी कह रहे हैं कि भैया विधानसभा के समय भी वोट चोरी हुई। जी। सबसे पहले मैं अनिल चोपड़ा की बात ही करूँ, क्योंकि हाल ही में टीएफआई अनिल चोपड़ा के पास गया है, जी। और गया भी है, और ट्विटर पर भी वही ट्रेंड किया है। 4 सीटों की बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस वाले कि भैया इन पर वोट चोरी हुई। अनिल चोपड़ा ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जिन पर सबसे ज्यादा बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि उनके टाइम में, क्योंकि 1600 मात्र बहुत बहुत छोटे, कम मार्जिन है। बहुत कम मार्जिन है। बिल्कुल। तो आदमी यही सोचता है कि यार, और एक बात आपको बताऊं, बहुत समय पहले जब जयपुर ग्रामीण में चुनाव हुए थे, तो ये बात बहुत उठकर खड़ी हुई थी कि हतोत्साहित होकर, हार कर, जो राव राजेंद्र सिंह हैं जो उम्मीदवार थे भाजपा के, वो भाग गए थे भैया। जी। वो चले गए थे क्योंकि उनको लगा कि भैया मैं तो हारने वाला हूँ, तो वो चले गए। तो उनको वापस भाजपा वाले गए और पकड़ कर लेकर खींच कर आए कि भैया नहीं, आओ आओ। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं कि वो भागे क्यों। जरूर उनको लगा कि मैं हार रहा हूँ। एग्जैक्टली इसीलिए ऐसा हुआ कि वो भाग गए।
फिर उनको वापस पकड़ कर लाया। अब वापस क्यों पकड़ कर लाया ये भी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। और क्योंकि अनिल चोपड़ा ने बोला कि कोर्ट तक मामला गया, मैडम मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वहां के लोग जो मेरे साथ जनसुनवाई में थे वो लोग कह रहे थे कि मैडम हम सब कॉन्फिडेंट है, हमें विश्वास है कि ऐसा होने वाला है कि अनिल चोपड़ा ही सांसद बनने वाले हैं। एक अनिल चोपड़ा की बात होगी जयपुर ग्रामीण में। अब दूसरी बात हम कोटा की कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रहलाद गुंजल से भी बात की। बिल्कुल। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैडम मेरा जितना बड़ा उदाहरण राजस्थान में कोई नहीं हो सकता वोट चोरी का। उनको लगता है सबसे ज्यादा बुरा उनके साथ हुआ। और अंकिता ये रियलिटी है, जब मतलब रियलिटी मतलब आप देखिए, बात बता रही हूँ आपको उस समय का फैक्ट। उस समय क्या होता था कि प्रहलाद गुंजल लड़ने पे लगे हुए थे। चुनावी दौर का समय जब था तो आंदोलन करने पड़ रहे थे उसी दौरान जी। प्रहलाद गुंजल को कि वोट होने वाले हैं 10 दिन के बाद। और प्रहलाद गुंजल क्या कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी ऐसी हो गई थी, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को, प्रशंसकों को, सबको पकड़ कर डाल रहे थे जी। कई सारे लोग। आईएएस आईपीएस तक प्रहलाद गुंजल को रोकने आए थे। ये भी कहा जा रहा था कि प्रहलाद गुंजल का जो कार्यालय था, उनका घर था, समर्थकों का जो घर था, सबके घेराबंदी हो गई थी पुलिस की। जी। तो इस तरीके का माहौल और इस तरीके का डर उस समय देखने को मिला। जी। तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ओम बिरला काफी खफा थे लोग कोटा के अंदर, मैं भूल नहीं सकती हूँ वो चीज। जी। क्योंकि एयरपोर्ट का वादा किया पर पूरा नहीं किया, कोई बिल्कुल। और अनेकों वादे किए पर पूरे नहीं किए। बल्कि ऐसा होता है हमारे यहाँ जो सांगानेर में सीएम भजनलाल के साथ हुआ। जी। जब अपने घर का कोई कुछ बन जाता है ना तो लोगों के आशाएं मतलब आशाएं अपने आप बढ़ उजागर जाती हो है। जाती है। हमारे फूफा जी सीएम बन जाए, हम क्या जी। सोचेंगे, भैया आप फूफा जी सीएम बने, फूफा जी तो आप देखो। और ये बात देखिए कि अब जब सीएम भजनलाल शर्मा सीएम बन गए थे तो उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो मिल रहे थे कि भाई वो मेरे ये लगते हैं, मेरे वो लगते हैं, मेरे ऐसे। जी वो होता जी है ना, जब इंसान सीढ़ी चढ़ जाता है, एक बड़े पद पर आ जाता है, तो लोग अपने आप कहीं ना कहीं रिश्ते ढूंढने लगते हैं, बिल्कुल। रिश्ते बनाने लगते ऐसा हैं। ही ओम बिरला के साथ भी हुआ था कि स्पीकर बनने के बाद सारे कोटा के लोगों को लगा भैया अभी हम ही सवा शेर हैं, क्योंकि हमारा स्पीकर बन गया देश के लेवल पर, संसद में बैठेगा, तो इसका मतलब अब हमारा भला होने वाला है, अब जी। एयरपोर्ट बनने वाला है, अब गरीब अमीर बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो जी। हो सकता है कि नाराजगी हो और शायद कम भी आ रहा हो, क्योंकि टक्कर तो भैया प्रहलाद गुंजल ने जोरदार दी थी। क्यों? जी। अब हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त आप देखिए, हम सबसे पहले बात करें चार दीवारी के आसपास क्षेत्र की, तो हवा महल जो विधानसभा है वहां पर बीजेपी से थे बालमुकुंद आचार्य और कांग्रेस से आर तिवारी थे। और आप देखिए कि उस वक्त दोनों का कार्यालय एकदम बराबर में था, एक ही रोड पर, इधर वो और टक्कर इधर। कोई भूल नहीं वो सकता भैया। टक्कर थी बहुत। और हम देखें कि उस वक्त बालमुकुंद आचार्य को एक एजेंडा मिल गया था, क्योंकि जो हवा महल क्षेत्र है उसमें हम बात करें रेशो की, हिंदू और मुस्लिम की, तो वो एक बराबरी स्तर पर आता है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा हवा महल क्षेत्र, ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम और हिंदू समुदाय के हम वोट्स की बात करें तो लगभग बराबरी में आते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात थी उस वक्त। और कहीं ना कहीं जो पार्टीज थी उन्हें भी बहुत बहुत विश्वास था कि रिजल्ट्स का हमें कुछ पता नहीं है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब रिजल्ट्स आए तो उस वक्त जो हम बात करें वोट का मार्जिन था वो आगे पीछे चले जा रहा था, चले जा रहा था। और जब जैसे ही बालमुकुंद आचार्य का नाम सामने आया तो जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए और कांग्रेस के समर्थक थे, उनका ये सीधा आरोप सामने आ गया था कि ये तो वोटों की चोरी है साहब, क्योंकि इतनी देर तो आर तिवारी आगे चल रहे थे, अब अचानक से बालमुकुंद आचार्य का नाम कैसे सामने आया। एंडिंग वाली बात है, क्योंकि पर अंकिता ये भी तो बोला गया कि उस समय एंडिंग वाला जो था वो हिंदुओं का। हाँ, वही मैं कहने वाली थी सोनिया, कि उस वक्त क्या हुआ, जब आखिरी का जब वोट्स का कलेक्शन आ रहा था वो उस एरिया से आया जहां पर हिंदू समुदाय ज्यादा है, तो शायद इस वजह से बालमुकुंद आचार्य जीत गए। लेकिन जो जनता है उनके मन में भी ये प्रश्न तब आ रहा था कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है, वोटों का घोटाला हुआ है। पर सोचो बालमुकुंद आचार्य हार जाते तो कितना बुरा इंसल्ट होता, क्योंकि उस समय बिल्कुल ऐसा लगता था लोगों को, अरे भैया जीतेंगे जीतेंगे। देखिए सोनिया, मैंने बताया ना, उस वक्त उन्हें वो मुद्दे मिले कि मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े, गंदगी, क्योंकि चार दीवारी ऐसा एरिया बन चुका है अब जहां पर आप हिंदू मुस्लिम में अब आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं काफी हद तक। हम व्यवसाय की बात करें या घर की बात करें या फिर आसपास के क्षेत्र की बात करें, वो काफी हद तक मिलजुल चुके हैं। और अब वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस भी है ना। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो जो हम देखते हैं वहां पर फिर से जो पार्टी है वो राजनीति तौर पर हिंदू मुस्लिम करती ही है, और शायद यही
रीजन था उस वक्त की, ये जो मार्जिन था ये इतना कम आया क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था और हिंदू समुदाय ये चाह रहा था कि हम यहाँ पर प्रोटेक्ट तभी रह पाएंगे तब हमारी साइड से कोई ऐसा प्रत्याशी आएगा जो हमें प्रोटेक्ट कर सकेगा, इसलिए बाल मुकुंदाचार्य को इतने वोट्स पड़े। बिल्कुल, पर अगर बाल मुकुंदाचार्य हार भी जाते तो भी एक बड़ा धक्का हिंदू समुदाय में तो लोगों को पड़ता। पर आज हम क्या देखते हैं, अभी अंकिता की बातों से मुझे याद आ गया कि बाल मुकुंदाचार्य जिनकी तुम बात कर रही हो, कितना खौफ तो नहीं पर कितना अगेंस्ट उनके बाकी लोग हैं। जैसे अगर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की हम बात करते हैं तो मुस्लिम समुदाय खिलाफत में है, बिल्कुल 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 खिलाफत में है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, हम देखते हैं बाल मुकुंदाचार्य के पास एक ही टॉपिक होता है, तो ऐसा लगता है उनके पास मुद्दा ही एक है। कहीं ना कहीं स्तर पर देखा जाए कि वो एक आचार्य है या फिर वहां पर प्रॉब्लम ही यही रहता है, क्या दिक्कत है? देखिए सोनिया, प्रॉब्लम तो वो काफी समय से है वहां पर कि वो जो विधानसभा क्षेत्र है वो हिंदू मुस्लिम समुदाय में इक्वल रेशो कहीं ना कहीं बांटता है। और चार दीवारी की हम बात करें तो हर थोड़ी दूर पे, हर थोड़े कदम पर एक मंदिर होता है और कई ऐसे बड़े मंदिर भी हैं चार दीवारी के उस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में भी। बात रही कि खुले में मीट की दुकानों की, खुले में मीट बेचने की, खरीदने की बात हो, फिर उस पर भी उन्होंने कई तमाम मुद्दे उठाए और जब वो जीत गए उसके बाद भी उनका ये एजेंडा था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े स्तर पर जब वो ये चार दीवारी की बाहर वाली सारी चीजों पर इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब जो चार दीवारी में बाहर दिख रही हैं उन चीजों पर, आप थोड़ा अंदर जाइए, पुरानी बस्ती है, सीकर हाउस है, तमाम और एरियाज हैं जहां पर ये सारी चीजें अभी भी खुले में है, शराब के ठेके हैं, मीट की दुकानें हैं, उन पर इतना फोकस नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये वोट चोरी जनता को इसलिए लगी क्योंकि एक तरफ तो वो पार्शल होते नजर आए, दूसरा उनका एजेंडा यही रह गया हिंदू मुस्लिम समुदाय का, इसलिए शायद कहीं ना कहीं जनता को ये सब ऐसा लगता है। बिल्कुल। और अगर वोट चोरी की बात आगे और की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वैभव गहलोत की भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैभव गहलोत के समय कैसे चुनाव हुए लोकसभा के वक्त, और अब पता नहीं उस सीट को गिना जा रहा है या नहीं, वैभव गहलोत के साथ सही हुआ या नहीं, पर बोला ये जा रहा था कि उस समय भी वोट चोरी हुई। वो वोट चोरी शायद कांग्रेस के नेताओं ने भी की, ऐसा भी हो सकता है। तो वोट चोरी अंकिता दोनों तरफ से होती है कई बार, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति करवा रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ सोनिया कि जनता को ये तब लगता है जब उनका प्रत्याशी नहीं जीतता है। अगर उनका प्रत्याशी गलत होते हुए भी जीत जाए, कम वोटों के साथ भी वोट चोरी कर कर जीत जाए, तो जनता बड़ी संतुष्ट हो जाती है, खुश हो जाती है कि मेरे व्यक्ति जो मेरे प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है। क्योंकि सत्य कड़वा होता है, सत्य उस वक्त उजागर नहीं होता है जब वो उन्हें बुरा लग रहा होता है। बिल्कुल। और अंत ऐसे ही करेंगे। उपचुनाव की सीट, अभी नया टॉपिक छिड़ गया है जी। अभी तक तो हनुमान बेनीवाल वोट चोरी पर बात नहीं कर रहे थे, पर अब अचानक उठकर खड़े हो गए और बोल रहे हैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया खिमसर में भी ऐसा हुआ कि हो सकता है कि खिमसर में भी वोट चोरी हुआ, हो सकता है नहीं, बोला है उन्होंने कि वोट चोरी हुआ है। पर भैया 13,000 वोट कैसे हो सकता है? ये मार्जिन काफी, क्योंकि ये इसलिए उनका कहना है कि वो खुद तो सांसद बन गए, बाद में उनकी धर्म पत्नी जी को जब विधानसभा सीट पे खड़ा किया गया उपचुनाव को लेकर और उनकी पत्नी हार गई, तो उनके मन में ये रहा कि शायद यहाँ पर वोट चोरी हुई है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था अगर मैं जीत सकता हूँ तो मेरी पत्नी तो जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन जनता है, जनता ने पासा पलट दिया और उनकी पत्नी नहीं जीती, इसलिए कहीं ना कहीं वो बात है ना, सत्य कड़वा होता है तो वो सभी को कड़वा ही लगता है। बिल्कुल। ऐसी ही चर्चाओं के लिए आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।